नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो विषयों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्या प्री मैच्योर रिटायरीज को वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलना शुरू हो गया है? क्या प्री मैच्योर रिटायरीज का वन रैंक वन पेंशन लागू करके स्पर्श द्वारा पीपीओ निकालना शुरू हो गया है? क्योंकि ऐसी जानकारी सामने आई है जो आगे प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा और आपसे कुछ अपील भी करूंगा। ये एक जानकारी रहेगी आज की वीडियो की। और दूसरी जानकारी रहेगी दोस्तों 8वां पे कमीशन को लेकर। कुछ का मानना है कि 8वां पे कमीशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी सरकार द्वारा दी जाएगी। कुछ मीडिया में भी ऐसी खबरें चल रही हैं। और कुछ का मानना है कि अब की बार 8वें पे कमीशन में कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा। तो इसके पक्ष में और विपक्ष में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या तर्क हैं, क्या क्या जस्टिफिकेशंस हैं, और साथ ही साथ इन सभी बातों को हम एक आकलन निकालें तो हमारा जो बढ़ोतरी है वो लगभग कितना तक हो सकता है, और फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, और इस फिटमेंट फैक्टर से जो पेंशन या पेमेंट में एक्चुअल बढ़ोतरी होगी वो कितना हो सकता है, उसका भी आंकड़ा आज के इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। बकायदा यहां पर कुछ कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये सामने के आंकड़े देखिए, ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी हैं जो चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देख रहे हैं। तो आप भी अगर उन्हीं कैटेगरी के व्यूअर्स में हैं तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां चैनल के द्वारा दी गई मिल सके, आसानी से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, क्या स्पर्श से पीएमआर को ओआरओपी लागू करके पीपीओ निकलने शुरू हो गए हैं? दोस्तों, क्या पीपीओ निकलने शुरू हो गए स्पर्श से? क्योंकि एक पेंशनर ने मुझे पीपीओ भेजा जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं और उनको ओआरओपी लागू कर दिया गया। क्या ये खुशखबरी है या ये टेक्निकल इशू है? जी हाँ, चलिए सबसे पहले पीपीओ देख लेते हैं। दोस्तों, ये स्पर्श का पीपीओ है, आप देख पा रहे हैं। इस पीपीओ को देखने के बाद आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले पूरा समझ लीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं इस पीपीओ के बारे में। और साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप के जरिए मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो व्हाट्सएप में भी एक कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा कि इस पीपीओ के हिसाब से आपका क्या कहना है। जी हाँ, आप देखिए ये हवलदार रैंक के पेंशनर का पीपीओ है और ये 30 अप्रैल 2015 के रिटायरी हैं, आप देख पा रहे हैं। और इनका लेंथ ऑफ सर्विस रिटायरमेंट के टाइम में 19 साल 9 महीना 18 दिन है। आप देखिए 19 साल 9 महीना 18 दिन के हवलदार रैंक के वाई ग्रुप के ये पेंशनर हैं, जो एट ऑन रिक्वेस्ट यानी कि क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज एट ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि ये प्री मैच्योर रिटायरी है। जी हाँ, ये एक प्रीमेच्योर रिटायरी है जो जुलाई 2014 के बाद के प्रीमेच्योर रिटायरी है, क्योंकि जुलाई 2014 के बाद वाले प्रीमेच्योर रिटायरीज के लिए ओआरओपी लागू नहीं है, ऐसा सरकारी आदेश का कहना है। तो कहीं ना कहीं इन पेंशनर का जब ये पीपीओ निकला तो इस पीपीओ के जरिए इनको जो है ओआरओपी लागू किया गया। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए, आप देख पा रहे हैं जो पेंशन का अमाउंट है, आप देखिए जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2024 से इनका जो पेंशन किया गया वो 24,763 रुपए कर दिया गया। और 24,763 रुपए जो बेसिक पेंशन है दोस्तों, ये 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले पेंशनर का हवलदार रैंक के वाई ग्रुप का बेसिक पेंशन है ओआरओपी 3 का टेबल नंबर 7 के हिसाब से। और इनका लेंथ ऑफ सर्विस चूंकि 19 साल 9 महीना 18 दिन है, तो ये ओआरओपी के टेबल में 20 साल के हिसाब से माना जाएगा। तो 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस के हवलदार का जो ओआरओपी में जो पेंशन बना है ओआरओपी 3 में, वो पेंशन इनका कर दिया गया है, क्योंकि पहले इनका पेंशन कम था। अगले पेज में दिखाता हूं, अब देखिए 24,763 रुपए उनका सर्विस एलिमेंट किया गया है 1 जुलाई 2024 से, और जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है वो उनका किया गया है 1 जुलाई 2024 से 7,429 रुपए। ये भी ओआरओपी 3 का रेट का ही हवलदार 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले का ये डिसेबिलिटी एलिमेंट है। आप देख पा रहे हैं इनका ओआरओपी लागू किया गया। अगले पेज में देखिए इनका जो बेसिक पेंशन इससे पहले था वो था 20,779 रुपए, जिसको सीधा सीधा 24,763 किया गया। ओआरओपी 3 लागू करते हुए ये पीपीओ निकाला गया और ये पीपीओ 20 नवंबर 2025 का है। आप देख पा रहे हैं प्री मैच्योर रिटायरी होने के बावजूद भी इन पेंशनर का ओआरओपी का रिवीजन हो गया है, ओआरओपी 3 के हिसाब से इनका पीपीओ निकाला गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ओआरओपी 3 प्री मैच्योर रिटायरी पेंशनर को मिलना शुरू हो गया है, या ये किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ओआरओपी 3 लागू करके प्रीमेच्योर रिटायरी पेंशनर का पीपीओ निकाला गया? आप भी अगर प्रीमेच्योर रिटायरी हैं तो आपके केस में क्या हुआ है, जरा जानकारी जरूर दीजिएगा। कमेंट कीजिएगा और व्हाट्सएप में जुड़े हैं तो व्हाट्सएप में भी मुझे इंटीमेशन कीजिएगा। हजारों की संख्या में
प्रीमेच्योर रिटायरीज ओआरओपी का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में इस तरीके से पीपीओ निकलना कहीं ना कहीं अच्छा संकेत भी हो सकता है, या तो फिर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से निकला हुआ पीपीओ भी हो सकता है। तो आप जानकारी जरूर दें। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी में पे ऑब्लिक पेंशन में जबरदस्त उछाल होगा। इसके पक्ष में यानी कि हां में और नहीं में क्या क्या पॉइंट्स हैं, आपके हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स हैं? चलिए सबसे पहले हां उछाल होगा, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण एक एग्जांपल में देता हूं। जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो लिमिट था दोस्तों, वो अचानक से बढ़ा दिया पिछली बारी सरकार ने। पिछले बजट सत्र में इनकम टैक्स का लिमिट को 7 लाख से बढ़ा करके 12 लाख किया गया है। जी हां, जो आईटीआर का लिमिट था उसको बढ़ा दिया गया। तो क्या भारत सरकार जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं, उनको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर ही रखेगी? अगर उनको इनकम टैक्स के दायरे में लाना है तो उनका इनकम को 12 लाख तक ले जाना पड़ेगा। तो ये एक हो सकता है जस्टिफिकेशन कि हां सरकार 8वें पे कमीशन में अच्छा खासा बढ़ोतरी दे देगी, ताकि इनकम टैक्स उनसे भी लिया जा सके, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर से भी। क्योंकि अगर अच्छी खासी बढ़ोतरी नहीं होती है तो बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे पेंशनर्स इनकम टैक्स के लेवल से नीचे रह जाएंगे। तो ये एक जस्टिफिकेशन है जो कहा जाता है कि हां 8वां पे कमीशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। अब इसके खिलाफ नहीं में क्या पॉइंट हो सकता है? सबसे पहला पॉइंट दोस्तों नहीं में, ये बीजेपी की सरकार है। अमूमन यही कहा जाता है कि ये बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार हमने अमूमन ये देखा है कि कर्मचारियों या पेंशनर्स को इस तरीके से भारी उछाल नहीं देती है। बहुतों का कहना होता है, मैं उन्हीं आंकड़ों से ये बातें लेके आया हूं, ये पॉइंट्स लेके आया हूं। बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, कमेंट में ये कमेंट अमूमन आता है कि ये बीजेपी की सरकार है। तो चलिए नहीं में एक पॉइंट हमने ले लिया कि ये बीजेपी की सरकार है जो बहुत ज्यादा उछाल नहीं देगी। अब दूसरा पॉइंट हां में क्या पॉइंट है दोस्तों? इलेक्शन है 2029 में इलेक्शन है, और अगर सरकार 2028 तक 8वें पे कमीशन का निपटारा कर देती है तो उसका फायदा सरकार को 2029 के इलेक्शन में, जो आम चुनाव होते हैं, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें सरकार को मिल सकता है। यह भी एक बड़ा पॉइंट हो सकता है। हां अच्छा खासा उछाल मिलेगा इसके संदर्भ में। और साथ ही साथ 2024 के जो चुनाव थे वहां पर अपेक्षित तरीके से सरकार को उतने जो है सीट नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। तो हो सकता है सरकार ने उस पिछले चुनाव से सीख लेकर के 2029 में अच्छा खासा रिजल्ट पाने के लिए भी हो सकता है बढ़ोतरी अच्छा खासा सरकार दे। तो इलेक्शन भी एक वजह हो सकता है कि सरकार अच्छा खासा फायदा 8वां पे कमीशन में दे। अब नहीं में, अगला नहीं में क्या होता है कि 8वां पे कमीशन में अच्छी बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट होगा डीए, लो डीए। जी हां, लो डीए, जो डीए का परसेंटेज है बमुश्किल जनवरी 2026 तक 60% पहुंचने वाला है। तो इस लो डीए की वजह से फिटमेंट फैक्टर में गिरावट आएगी, यह हकीकत है। इस वजह से भी अच्छा खासा उछाल नहीं मिलेगा, ऐसा ये इसके पॉइंट में एक पॉइंट जुड़ता है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? ग्रोइंग इकोनॉमी। जी हां, ग्रोइंग इकोनॉमी। भारत को बताया जाता है कि भारत ग्रोइंग इकोनॉमी है, यानी कि भारत अभी तक चौथा इकोनॉमी है और तीसरा बनने जा रहा है। तो अगर ग्रोइंग इकोनॉमी है तो ग्रोइंग इकोनॉमी में पे कमीशन अच्छा खासा फायदा दे सकती है। ये इसके सपक्ष में एक पॉइंट लिया जा सकता है। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं नहीं के पक्ष में, यानी कि अच्छी खासी बढ़ोतरी नहीं होगी। इसमें हम पॉइंट ले सकते हैं दोस्तों टीओआर के पॉइंट्स। जी हां, टीओआर में सरकार ने जिस तरीके से कुछ हिदायतें दी हैं, खास करके पेंशन के संदर्भ में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कहीं ना कहीं इस और इशारा करती हैं कि हो सकता है पेंशन में बढ़ोतरी देते टाइम सरकार थोड़ा सा हाथ खींच ले। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि टीओआर में कुछ उसी तरीके से शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। तो नहीं के पक्ष में एक और पॉइंट जुड़ जाता है। अब हां के पक्ष में एक और पॉइंट, पोस्ट सीपीसी मार्केट इफेक्ट। जी हां, पोस्ट सीपीसी यानी कि पे कमीशन पोस्ट सीपीसी मार्केट। जी हां दोस्तों, पे कमीशन लागू होने के बाद मार्केट में भी उछाल आता है। ऐसा नहीं है कि पे कमीशन में सरकार ने अच्छा खासा बढ़ोतरी दे दिया तो सरकार को नुकसान ही नुकसान है, बिल्कुल नहीं। अगर अच्छा खासा बढ़ोतरी दिया तो कर्मचारियों के, पेंशनर के पॉकेट में पैसा आएगा, तो वो पैसा मार्केट में खर्चा होगा।
जिस वजह से इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। इसलिए पोस्ट सीपीसी का जो मार्केट इफेक्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए भी अच्छी खासी बढ़ोतरी मिलने का हम अंदेशा लगा सकते हैं। अगला, गवर्नमेंट का जो KRA, जी हां, गवर्नमेंट का KRA, गवर्नमेंट का दोस्तों KRA का मतलब होता है की रिजल्ट एरिया। हमने देखा है कि जो KRA में बड़े बड़े जैसे कि रास्ते बनाना, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज को खड़ा करके उनके द्वारा डेवलपमेंट के काम करवाना, या जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, या तो फिर डिफेंस इक्विपमेंट में देखिए, तो इस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में या इस तरीके के डेवलपमेंट में सरकार का KRA है, की रिजल्ट एरिया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है KRA सरकार का उस तरफ होने की वजह से भी पे कमीशन जैसी जो मसला है, इस मसले पर हो सकता है सरकार का ध्यान कम रहे। तो ये भी एक पॉइंट है नहीं के पक्ष में। अब आखिरी पॉइंट जो कि दोस्तों कोalition गवर्नमेंट, जी हां, क्योंकि गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट है दोस्तों, एक संख्यागरिष्ठ सरकार नहीं है बीजेपी की, कई सारे पार्टियां एकजुट होकर के एनडीए की सरकार है। तो क्या कोalition गवर्नमेंट होना भी 8वें पे कमीशन को अच्छा खासा फायदा दिलाने में मदद करेगी, ऐसा हम अंदेशा लगा सकते हैं। अमूमन कहा जाता है कि अगर एक ही पार्टी की सरकार हो तो सरकार अपनी मनमानी करती है, लेकिन अगर अलग अलग पार्टियों का कोalition में गवर्नमेंट हो तो हो सकता है कि कई सारी छोटी छोटी मांगे भी मनवाई जा सके। और क्योंकि 2029 से पहले जो है पे कमीशन आउट होगा, तो ये कोalition गवर्नमेंट होने का भी हो सकता है इस पक्ष को, हां वाले पक्ष को फायदा मिले। और अगला दोस्तों, पे हाइक और पेंशन हाइक में डिफरेंस हो सकता है, पे ऑब्लिक पेंशन में डिफरेंस हो सकता है पेमेंट का जिस तरीके से बढ़ोतरी दिया जाए, पेंशन के बढ़ोतरी में थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाए, क्योंकि TOR में जिस तरीके के पॉइंट्स हैं पेमेंट के लिए तो ठीक ठाक पॉइंट है, लेकिन पेंशन के लिए जिस तरीके से नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो यह भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि पे का कैलकुलेशन या फिटमेंट कुछ और हो, पेंशन का कुछ और हो, ऐसे भी होने के चांसेस हम ना नहीं कर सकते। तो ये रहे कुछ पक्ष में और कुछ विपक्ष में पॉइंट्स कि 8वां पे कमीशन में किस तरीके की जो है बढ़ोतरी मिल सकती है। आपके जहन में और कुछ पॉइंट आते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब आगे समझाता हूं, अब अगला कैलकुलेशन आपको समझाता हूं। दोस्तों कई सारे अखबारों में ये खबरें आई हैं कि 34% से लेकर के उससे भी ऊपर की बढ़ोतरी मिल सकती है, और कई सारे बोल रहे हैं शायद 25% के आसपास ही रह जाएगा। तो हम बीच का अगर ले लें, मान लीजिए हम 30% के हिसाब से अगर बढ़ोतरी को आकलन करते हुए आगे बढ़े, तो 8वां पे कमीशन में किस तरीके का प्रारूप बन जाएगा, किस तरीके का फिटमेंट फैक्टर बन जाएगा, वो आगे इस वीडियो में जानते हैं। चलिए समझते हैं। डीए 1 जनवरी 2026 में 60% होना तय है। जी हां, इससे आगे भी नहीं जाएगा, इससे पीछे भी नहीं रहेगा, यह लगभग तय है। अब आगे समझिए फिटमेंट फैक्टर। अब डीए को अगर हम मर्ज कर दें तो फिटमेंट फैक्टर 1.6 सीधा सीधा बन जाएगा। अब अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से जो बढ़ोतरी मिलना है उसको अगर हम 30% ले लें, अगर 30% ले लें, 34 ना लें, 25 ना लें, और ये सारे बातों को आकलन को हम बीच में लेते हुए अगर 30% की बढ़ोतरी गवर्नमेंट की तरफ से ले लें, तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें फिटमेंट में, तो इस पर लगेगा 30%, 1.6 पर 30% लगेगा, जो पिछली बारी 7वें पे कमीशन में जो 2.57 निकाला गया था उसके हिसाब से मैं कर रहा हूं। तो 1.6 पर अगर 30% हम लगा दें तो यह बनता है 0.48। तो 0.48 और 1.6 को अगर आप जोड़ दें तो 2.08 का दोस्तों फिटमेंट बनने के चांसेस हैं। अब चलिए, अब इसका पेमेंट या पेंशन में किस तरीके से असर होगा, मैं एक सिपाही के हिसाब से समझाता हूं। एक सिपाही का OROP3 लागू हो जाने के बाद बेसिक पेंशन है 20,463 रुपए, 20,463 रुपए उनका बेसिक पेंशन आज के डेट में है। अगर इसको हम 2.08 में फिटमेंट फैक्टर लगा दें तो इनका पेंशन दोस्तों बन जाएगा 8वें पे कमीशन में, वो बनेगा 42,564, 42,564। लेकिन अब खुश मत होइए कि 20,000 सीधा जाके 42,564 बन रहा है। अब इसमें 20,000 तो 20,000 बेसिक में ऑलरेडी उनको आज के डेट में 32,332 मिल रहा है, 32,332 तो उनको मिल रहा है, क्योंकि 32,332 उनको ऑलरेडी मिल रहा है, क्योंकि 58% डीए है। तो एक्चुअल में बढ़ोतरी कितने की हुई, एक सिपाही की एक्चुअल बढ़ोतरी हुई 10,232 रुपए की, 10,232 रुपए की। अगर
20,000 बेसिक बढ़ के 42,564 हो जाता है, तो उनको ऑलरेडी 32,332 मिल रहा है, तो ये दोनों का डिफरेंस बन जाता है एक्चुअल बढ़ोतरी। अगर 30% बढ़ोतरी मिल जाए तो एक सिपाही के पेंशन में 10,232 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि डीए हो जाएगा जीरो उस टाइम में, क्योंकि डीए 60% हो चुका होगा और वो मर्ज हो चुका होगा बेसिक में। तो इस हिसाब से एक सिपाही का, नायक की हम बात करें तो नायक का आज का बेसिक पेंशन 21,488 रुपए। ये 17 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले नायक या टीएस नायक की बात कर रहा हूं, तो उनका जैसे ही 21,488 है 2.08 जैसे लग जाएगा दोस्तों, उनका पेंशन बन जाएगा 44,696, 44,696 बन जाएगा। अब इतना हैवी उछाल नहीं है, उछाल कितने का है, क्योंकि 33,952 रुपए तो वो ऑलरेडी ले रहे हैं, 33,952 रुपए ऑलरेडी ले रहे हैं, क्योंकि इसमें 58% डीए है। अब डीए जब जीरो हो जाएगा तो 44,696 रुपए है, तो एक्चुअल बढ़ोतरी कितने की होगी, 10,744 रुपए की, 10,744 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ये एक आंकड़ा, ये एक कैलकुलेशन मैंने टोटल जो ये पहले तो मैंने आपको आंकड़ा समझाया, फिर जो भी बढ़ोतरियां एक्सपेक्ट की जा रही हैं उनमें से एक बीच का एक परसेंटेज लिया 30%, और उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 2.08 निकला, और उसके हिसाब से मैंने सिपाही और नायक का किस तरीके से बढ़ोतरी होगा वो एक एग्जांपल दिया। आपका जितना भी पेंशन है आप इस कैलकुलेशन में इस वाले 2.08 के हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।